चलिए आज ऑफलाइन क्लास जब मैं लूँगा प्री वालों को तो मुझे याद दिलाना इंक लेने के लिए। इंक ख़त्म होने लगा है, शायद ही इंक आज का तो काम चला जाए, तो मुझे तुम लोग एक बार निकलूँगा क्लास से तो याद दिला देना कोई भी इंक खरीदने के लिए। खरीदूँगा क्या, वहीं से उठा लाऊँगा। तो भाई याद ज़रूर दिला देना तुम लोग ध्यान से। तो कल की क्लास में फिर हाथ से लिखना शुरू करूँगा, तुम लोग चारों तरफ ऐड करोगे। अभी ये अपना छिपा हुआ गुण दिखाना नहीं चाहता हूँ मैं। सर आप कहाँ गए थे दौड़ने? आज तो मैं चला गया, दूर गया था इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गया। आज चला गया था इधर अरबिंदो के तरफ। अरबिंदो देखे हो? विजयनगर के आगे पड़ता है अरबिंदो, उज्जैन रोड पर। कृष्णा तुम लोगों को बोला था कि भंवर कुआं पे मिल जाना मुझे 3:15 बजे, मिले ही नहीं। मैं किसी का वेट करता नहीं। चलो तो अब तक जो क्लास में जुड़ गए हैं सबको गुड मॉर्निंग। अब तक जितने भी लोग जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग, और बाकी अब जो लोग आएंगे उनको गुड मॉर्निंग देखा जाएगा। अभी कितने लोग जुड़ गए हैं? तो काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, काफ़ी लोग आज जग गए हैं। सृष्टि दुबे, सत्यम भाई, कृष्णा, शिवा, कुशल, सादिक खान, रेणुका, वंदना, 6692। अरे यार ये तो नाम मेरे बाइक का लग रहा है, पुरानी वाली, यही चुराया है लग रहा है। विकास ठाकुर, अक्षता चौधरी, महिमा मुलेवा, और कौन है? अरे इतने हो कि दिख नहीं रहे हो मुझे। विनीत कुमार, चलो काफ़ी लोग आ गए हैं। सबको गुड मॉर्निंग, और जो आएंगे उनको भी गुड मॉर्निंग। सविता गौड़ इनका नाम है, चलो नाम एप्लीकेशन में बदल देंगे, क्लास में बताना। चलो तो कल की जो क्लास लिए थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्य के बाहरी संवेदांग के बारे में, और मनुष्य के बाहरी संवेदांग में हम लोग पढ़ रहे थे ईयर, कान के बारे में। कान के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, बट अभी काफ़ी कुछ बचा भी है। हम लोग पढ़ते समय केवल कुछ फैक्ट्स लिखकर नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि प्रयास कर रहे हैं कि जो पढ़ें वो समझ में आ जाए। और इसलिए समय थोड़ा भले ही लग जाए, लेकिन एक बार पढ़ें, ढंग से पढ़ें कि बार बार हमको अलग अलग से उसके लिए सोर्स या अलग अलग कोचिंग करने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार पढ़ रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा क्लास लग जाए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो क्लियर कट हमको समझ में आना चाहिए। चलिए तो कल का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि हर क्लास में कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा, जैसे सीरियल आप लोग देखते हैं, सीरियल में आता है ना कि अब तक आपने देखा, उसको इंग्लिश में रिकैप लिखता है। तो अब तक आपने देखा मतलब पूरा एपिसोड नहीं दिखाएगा, केवल थोड़ा थोड़ा बता देगा कि क्या क्या हुआ था, चाहे वो सीरियल कोई भी हो। तो वैसे ही रिकैप में हम लोग फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा था। फटाफट करेंगे। हमने पढ़ा था कान के बारे में, कर्ण। कान के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है, एक विशिष्ट संवेदी अंग है। और विशिष्ट क्यों है? क्योंकि हमको बहुत पहले से पता है कि विशिष्ट और त्वक संवेदांग क्या है। तो विशिष्ट संवेदांग है, और उसके साथ साथ अंतः संवेदांग है,
बाह्य संवेदांग है। बाह्य संवेदांग का ही विशिष्ट रूप है। ये पहले की क्लास में हो चुकी है, इसलिए बार बार इसको नहीं बता रहा हूं। बाह्य संवेदांग है। बाह्य संवेदांग के बाद हमने बताया था कि दो संवेदी क्रियाएं करता है। ये पिछली क्लास में हो गया है। दो संवेदी क्रियाओं में एक इसका काम है सुनना, श्रवण करना, ये तो हम सबको पता है। और दूसरा एक और मैंने बताया था, इसका नाम क्या है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। दूसरा है शरीर का संतुलन बनाए रखना। और कल मैंने बात किया था कि अगर कान खराब हो जाए किसी का, कान अगर किसी कारणवश कोई बहरा हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो वो व्यक्ति देखोगे संतुलन, अगर उसको सीधा बोलोगे न चलने के लिए तो सीधा चल ही नहीं पाएगा, लहराते हुए चलेगा। फैशन में भी कोई लहरा के चले अलग बात है, बट कानों के कारण अक्सर ऐसा होता है। कान अगर गड़बड़ है तो व्यक्ति सीधा संतुलित तरीके से नहीं चलेगा, शरीर का संतुलन सही नहीं बन पाता है। और इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया था, फटाफट ख़त्म करते हैं रिकैप को। इसका नाम हमने दो दिया था। एक बोला था कि ये श्रवण करने वाला और संतुलन करने वाला। तो श्रवणो संतुलनकारी, संतुल्य बोला होगा कल। श्रवणो संतुलनकारी शब्द है, आप हिंदी में ये भी लिख सकते हैं, श्रवणो संतुलनकारी संवेदांग है। दो काम करता है, इसलिए इसका नाम ये भी मिलेगा आपको, श्रवणो संतुलनकारी संवेदांग है। फिर हमने बात किया था कि कान के तीन भाग हैं। हमने बात किया था कि कान के तीन भाग हैं। हमारा जो कान है इसका हिस्सा देखें तो तीन हिस्सा निकलता है। एक हिस्सा जो रहता है उसको हम बोलते हैं बाह्य कर्ण, दूसरे का हम नाम देते हैं मध्य कर्ण। इंग्लिश नाम कल इनका लिखा था, आज नहीं लिख रहा हूँ। मध्य कर्ण और तीसरा है पश्च कर्ण। बस यहीं पर हमने, उसके बाद याद करो मध्य कर्ण जो बाह्य कर्ण था इसमें तीन भाग हुआ करते थे। तीन भाग कौन कौन से हुआ करते थे? तो सबसे पहले का नाम क्या था, कर्ण पिन्ना। कान का पिन्ना बोल रहे थे। और कर्ण पिन्ना जो है इसको कर्ण पिन्ना के बारे में हमने स्टडी कर लिया था कि कर्ण पिन्ना क्या है। उसके जस्ट बाद हमने बात किया था श्रवण गुहा का, जो खोखली जगह मिलती है उसको बोले थे बाह्य श्रवण गुहा। उसका नाम था बाह्य श्रवण गुहा। और तीसरी चीज़ थी पर्दा, जिसको हम पर्दा बोल रहे थे, कान का पर्दा। बट पर्दा इसको बायोलॉजी नहीं बोलता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई समस्या आए तो हैंड रेज कर दीजिएगा, उससे आवाज़ आता है। कमेंट बार बार नहीं देख पाता क्योंकि यहाँ नीचे लैपटॉप है, तो नीचे लैपटॉप से बार बार, हाँ अंतः पश्च कर्ण, अरे ऐसा ही बोल रहे हो, या अंतःकर्ण है। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो 5:30 बजे थोड़ा दिमाग अभी दौड़ रहा है। अंतःकर्ण सब आप लोगों को पता है, अच्छी बात है। कम से कम हैंड रेज करोगे तो समझ में तो आएगा कि हाँ जागे हुए हो तुम लोग। मैं पश्च कर्ण की जगह पे पश्च कर्ण लिखा हूँ और कोई हैंड रेज अब तक नहीं किया। एक कृष्णा कुशवाहा लिखे हुए हैं नीचे, लिखने से नहीं होगा। पर्दा को हम क्या बोल रहे थे, याद करो, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक कुछ बोलते हैं, कुछ लोग टेम्पोनिक बोलते हैं, दोनों बातें की हैं। तो टेम्पेनिक या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, झिल्ली, ये पर्दा होता है। और पूरी क्लास अगर पीछे की ही पढ़ाई तो कोई मतलब नहीं है। पूरा पिन्ना बता दिया था, पूरा बाह्य श्रवण गुहा बताया था, पूरा पर्दा बता दिया था। मध्य कर्ण में याद करो कि मध्य कर्ण कहाँ अवस्थित रहता था। यहाँ अवस्थिति भी पिछली क्लास में बताए हैं, सारी बात नहीं कर रहे हैं। तो मध्य कर्ण क्या था क्या नहीं था, टेम्पोरल हड्डियों के बीच में सुरक्षित रहता है। बट इसमें तीन हड्डियों का मुख्य रूप से रोल होता है। शरीर के जो टेम्पोरल ये हड्डी है, इसके बीच में गुहा बनती है, खाली जगह बनता है, उसी खाली जगह में रहता है ये। बट इसमें तीन मुख्य हड्डियों की जरूरत हमने बात किया था। एक हथौड़े नुमा थी, बड़ी थी, जिसका नाम क्या था, मेलियस के बारे में थोड़ा बहुत लिखवाया भी होगा। मेलियस के बारे में थोड़ा लिखवाया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो लिख लेना कि ये बड़ा
हथौड़े नुमा होता है, बड़ा और हथौड़े नुमा होता है। डायग्राम में मैंने आपको बताया ही था, डायग्राम में आपको बताया था कि ये किससे जुड़ा रहता है, तो पर्दा से जुड़ा रहता है। पर्दा के जस्ट बाद शुरू अगर कोई हड्डी जुड़ी हुई होती है तो वो कौन होती है, मेलियस। दूसरे का नाम बताइए, इनकस। दूसरे का नाम था इनकस और तीसरे का नाम था स्टेपिस, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, ये सबसे छोटी है और ये जुड़ी रहती है किससे, अंतःकरण से। जब ये बाह्य कर्ण से जुड़ी है तो ये अंतःकरण से जुड़ी होती है, ऐसे लगा दिया। और अंतःकरण क्या है, इसके लिए कल मैंने आपको कॉकलिया शब्द यूज किया था, कॉकलिया। तो कॉकलिया भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, कॉकलिया। बट मध्य भाग जो अंतःकरण है, इसको लेबिरिंथ का नाम दिया जाता है, लेबिरिंथ। इसी को आज हम पढ़ेंगे, लेबिरिंथ इसको अक्सर कहा जाता है, कॉकलिया को नहीं। कॉकलिया लेबिरिंथ की एक संरचना है, तो लेबिरिंथ बोलते हैं अंतःकरण को। बाकी इन सब के बारे में डिटेल कल हो गया था। हो सकता है कि ये वाली जो कल वाली इसकी क्लास हुई थी उसका यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, अभी नहीं है, मिल जाएगा यूट्यूब पर सांचे से। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कनेक्ट हो गए आप लोग, इतनी बातों से कनेक्ट हो गए हैं। कल की बात एक बार मेमोरी में आ गई। और स्पेशली मैं इसलिए बताया हूँ, हाँ स्पेशली मैं इसलिए बताया हूँ कि आप लोग जो कल नहीं जुड़े थे क्लास में, कल किसी कारणवश अगर कोई क्लास में नहीं जुड़ा होगा तो वो भी क्लास में उसको पूरा ठीक लगे, बात समझ में आए। और इस कारण मैंने पूरा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया है, बाकी पूरा कुछ करने लगेंगे यहाँ तो फिर क्लास कल की रिपीट हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए। बताइए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बस नाराज नहीं होना है कि क्वेश्चन इतना करता है। एक तो ऑफलाइन में भी क्वेश्चन करता है, ऑनलाइन में भी कर रहा है, मैनर नहीं है इसका। देखो ये जो झिल्ली है, पर्दा है हमारा, कान का पर्दा जो है बाह्य में तो आ ही रहा है। तो कान का जो बाह्य जो ये पर्दा है, इस पर्दे का नाम हम लोग क्या दे रहे थे हिंदी में, इंग्लिश में तो टेम्पोनिक मेम्ब्रेन, हिंदी में नाम क्या था, कोई भी बोलो एक, कोई क्या चैट है सब टाइप कर लो। कान के बाह्य भाग कर्णपटह, बहुत बढ़िया। चलो एक का आंसर आ गया तो मतलब सबका आ गया, सबका नहीं पढ़ सकते। कर्णपटह इसी का नाम बोल रहे थे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कल की क्लास जो लगभग 1 घंटे की हुई है, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी पहले से लिख के भागना नहीं है कि पहले से मैं यहाँ लिख दिया रहूँ फटाफट पढ़ दूँ तो 15 मिनट में हो जाएगा। कर्णपटह तो याद है आपको। अब हम आज की हेडिंग डालिए, अंतःकरण। ये इतनी ही बात नहीं थी, ये कल के मुख्य मुख्य बातों को यहाँ लिख दिया गया है कि कराया गया है रिकेप में। अब आज की कहानी, आज की कहानी में पहला हेडिंग डालेंगे आप लोग, अंतःकरण। अंतःकरण, थोड़ा सा डायग्राम की बात कर लेते हैं। हालांकि डायग्राम आप लोग गूगल पे भी देख सकते हैं, और मैं आपको अगर इसका रिकॉर्डिंग वर्जन जो रहेगा उसमें नीचे डायग्राम भी लगा दूंगा इसके साथ ही। यहाँ डायग्राम उतना लेवल पे नहीं जा रहे हैं, कल समझाया था, एक बार समझो। ये है कान का, अब ऐसा तो नहीं होता है, ये कान का आगे वाला ये जो हिस्सा है कर्ण पल्लव, ये ठीक है ना, ये पिन्ना है। और पिन्ना के बाद ये एक नली है, पाइप है, जिसमें आप उंगली डाल के देखो, उंगली डालोगे तो उसी में जाएगी। तो ये जो है बाह्य श्रवण गुहा है, बाह्य श्रवण गुहा। इस बाह्य श्रवण गुहा के अंतिम भाग पर एक पर्दा बनता है, एक पर्दा, दृढ़ पर्दा रहता है ये, और अर्धपारगम्य रहता है। मैंने बताया था कि जो ये बाह्य श्रवण गुहा है, ये जो खोखला जो बेलन जैसा दिख रहा है, नली दिख रही है, इस नली के ऊपरी जो ये सिरा है ना, इस ऊपरी सिरे में बहुत से छोटे छोटे बालों का समूह होता है। खैर हमको इतना बालों का समूह भी रहता है, बहुत छोटे छोटे, और रोमाभी है, ये रोम युक्त इसमें संरचना पाई जा रही है, रोम युक्त संरचना इसमें पाई जा रही है। इन्हीं रोम युक्त संरचना में कई, लगभग हजारों की संख्या में
एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आप देखोगे जो इनमें संख्या इसकी होती है लगभग हजारों की संख्या में क्या होती हैं, तो सेरुमिन्स कोशिकाएं होती हैं। अब फिर देखो कल की बात आ गई है, बट ठीक है, सेरुमिन्स कोशिकाएं होती हैं और ये सेरुमिन्स कोशिकाएं क्या करती हैं, मोम का निर्माण करती हैं, वैक्स छोड़ती हैं। वो वैक्स यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसको हम लोग कभी कभी खोद के निकालते भी हैं। और दूसरा काम केवल इसलिए नहीं वो बनता है कि हमें खोद के निकाला जाए। कान में जो वैक्स बनता है वो इसलिए नहीं बनता है कि हमको खोद कर निकाला जाए मज़ा आता है, वो इसलिए बनता है एक तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो बाहर से कोई जीव अंदर घुसना चाहेगा, कोई चीज़ डस्ट वगैरह जाना चाहेगा तो इधर ही चिपक जाएगा, वो पर्दे तक नहीं जाएगा, पर्दे की सुरक्षा के लिए ये निकलता है। दूसरी चीज़, जब ये सेमी लिक्विड जैसा तो होता है, ये वैक्स तेल जैसा है, तो वो तेल क्या करता है, हमारे इस पर्दे को नम बनाए रखता है, पर्दे में मॉइस्चर पैदा करता है, नम बनाए रखता है। ये दो काम करता है। फिर मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये पर्दा है, पर्दा के जस्ट बाद टेम्पोरल, हमारे कपाल की टेम्पोरल ग्रंथियों के बीच में एक गुहा बन जाता है, खाली स्थान बन जाता है। ये देखो खाली स्थान बन गया, तो यहाँ से एक हड्डी जुड़ेगी, वही देखो एक हड्डी जुड़ेगी, कौन सी, मैलियस। फिर मैलियस से थोड़ी नीचे ऐसे करके जुड़ती है अगली इनकस, और सबसे लास्ट वाली जैसे मान लो ये है अंतःकर्ण। अंतःकर्ण का डायग्राम और भी जटिल है, अभी पढ़ेंगे। तो ये लास्ट वाली जो हड्डी होती है वो क्या होती है, ऐसे होती है घोड़े के नाल जैसी, स्टेपिस छोटी वाली, और आके ये अंतःकर्ण पे ऐसे जुड़ जाती है। अंतःकर्ण पे आके ऐसा लगता है कि बटन के द्वारा कहीं एक जगह इस तरीके से जुड़ गई है। अब ये पूरा मध्यकर्ण हो गया। मध्यकर्ण के बाद अब जो ये वाला बच गया है संरचना, ये काफ़ी जटिल संरचना है, डायग्राम में देखेंगे, गूगल वाले डायग्राम को ही लगाएंगे। वैसे भी हम लोग कोई 12वीं क्लास का बायो नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही स्पेशल मेडिकल के लिए बायो पढ़ रहे हैं कि एकदम अप टू मार्क हमारा डायग्राम होना चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए बात। वैसे भी मेंस में थोड़ा डायग्राम बनाने का कोशिश कर भी ले, अगर कभी पूछ ले तो। प्रीलिम्स में तो डायग्राम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हाँ, लेकिन कंसेप्ट पूरा आना चाहिए। तो ये लास्ट है अंतःकर्ण। अब मैं बताया था कि ये अंतःकर्ण से क्या होता है, जैसे आँख से मैंने आपको बताया था कि आँख के अंध बिंदु से तंत्रिका तंतु निकल के मस्तिष्क में जाते हैं और मस्तिष्क ही अनुभव करता है जो हम देख रहे हैं उसको। ये तो सिर्फ देख रहे हैं, उसको अनुभव मस्तिष्क ही कर रहा है। तो इसमें से भी तंत्रिकाएं निकलती हैं और इन तंत्रिकाओं को बोलते हैं क्या, श्रवण तंत्रिका तंत्र, या इसका नाम मैंने आपको बताया था ऑडिटरी तंत्रिका तंत्र, पढ़े थे तो बताया था ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व, और ये ऑडिटरी नर्व क्या होते हैं, मस्तिष्क में जाते हैं। तो जो कुछ भी वाइब्रेशन यहाँ पे होता है, जैसे वाइब्रेशन यहाँ से वाइब्रेशन चला कोई, तो ये कान कीप जैसा है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा करेगा, कान कीप जैसा है। तो जो भी वाइब्रेशन यहाँ से हो रहा है ज़्यादा मात्रा में भर लिया, अब वो इसके माध्यम से यहाँ गया, पर्दे को हिलाया। जब पर्दा हिलेगा तो पर्दा के हिलने से ये हमारी मैलियस जो हड्डी है ये भी हिलने लगेगी। जब ये हिलेगी तो फिर ये इनकस भी हिलने लगेगी, इनकस से फिर ये जो स्टेपिस है ये भी हिलने लगेगी। और जब ये हिलेगा तो जो हमारा ये तीसरा भाग है, इसको देखेंगे पूरा द्रव से भरा हुआ है। तीसरा भाग जो है वो द्रव भरा हुआ है, उसमें वो द्रव कंपन करने लगता है और उस द्रव के कंपन करने से, साउंड कंपन से ही तो निकलता है। आप कभी सितार या गिटार बजाते हो तो देखो तार में जैसे ही हलचल पैदा करोगे आवाज़ आने लगेगी। तो यहाँ भी हलचल पैदा होता है और उस हलचल को हमारी ये तंत्रिका तंत्र क्या होती हैं, पकड़ती हैं और हमारे मस्तिष्क लेके जाती हैं। हमारे मस्तिष्क को पता है कि किस हलचल का मतलब क्या है, किस विक्षोभ का मतलब क्या है, और हम आसानी से समझ पाते हैं कि क्या हमें सामने वाला बोल रहा है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। एक बात और, मेमोराइज में लगभग सारी बात हो गई है। एक और यहाँ पे मैं बताया था कि अगर एयर एक तरफ से ही केवल आएगी तो हमारा जो पर्दा है, ये पर्दा क्या हो जाएगा, चिपक, मतलब फूट जाएगा, टूट जाएगा या फिर दब जाएगा एक तरफ से। जैसे हमारे शरीर में वायुमंडलीय दाब हमारे शरीर पर पड़ता है, वायुमंडलीय दाब हमारे शरीर पे चारों तरफ से पड़ता है, और जब चारों तरफ से पड़ता है इसलिए हम संतुलित खड़े हुए हैं। अगर एक तरफ से दाब ज़्यादा हो जाए तो गिर जाएंगे। अचानक कोई आके हमको एक लात मार देता है तो उधर भाग जाते हैं ना,
मतलब एक तरफ का दाब बढ़ गया, अचानक पीछे से कोई बाइक ला के मार दिया तो पीछे से दाब बढ़ गया, इसलिए आगे फेंक जाते हैं। ऐसे खड़े हैं तो नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब चारों तरफ से बराबर है। तो इसलिए एक और व्यवस्था की गई है। जो ये मध्य भाग है, इस मध्य भाग से याद करो एक नली निकलती है, और ये नली आके नासाग्रसनी, ये मैंने आपको पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों जगह पढ़ाया था। नेजल फायरिंग्स इंग्लिश में बोलते हैं, कल बता चुका हूँ। नासाग्रसनी में खुलती है और यहाँ से भी कुछ मात्रा में वायु चढ़ के ऐसे जाता है इसमें, और इधर से भी एयर जाती रहती है। दूसरी बात, ये अर्धपारगम्य है, मतलब एयर इधर से भी क्रॉस कर लेती है, इधर से भी क्रॉस कर लेती है, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। तो इस तरीके से ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, और दोनों तरफ से जब इस पर प्रेशर बना रहेगा, दाब बना रहेगा, तो ये अपने जगह पर स्थिर रहेगी और फूटेगी टूटेगी नहीं, अपने स्थान पर सुरक्षित बची रहती है। इसलिए ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। इस नली का नाम कितने लोगों को याद है? इस नली का नाम कितने लोगों को याद है? कमेंट करो। वेरी गुड। केवल विकास को ही ये जिम्मा है क्या कि वही बताएगा? आप लोग भी बता सकते हैं। यूस्टेकियन नली, बहुत बढ़िया। यूस्टेकियन, कम से कम देख के बताओ यार। यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि देख के बता रहे हो कि बिना देखे बता रहे हो? बिना देखे बताओ, देख के ही बताओ। यूस्टेकियन ट्यूब या नलिका। संपूर्ण संरचना को हमने फिर से एक बार थोड़ा सा बात कर लिया शॉर्ट में। अब अपने मुख्य टॉपिक पे आ जाएंगे, अंतः मतलब ये बाद वाले में। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ। ये वाला जो है डायग्राम कल भी बनाए थे हम लोग ऐसे। अब डायग्राम आपको देख के लगेगा कि यार क्या डायग्राम बनाया हुआ है, इसको भेज देते हैं नोबल में, शायद प्राइज मिल जाए तो एक दिन पार्टी हो जाए। तो ऐसा मत प्रयास करिएगा आप, मैं नहीं चाहता इतना फेमस होना। तो डायग्राम आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। डायग्राम मेरा काम है समझाना। जीएस पढ़ रहे हैं हम लोग, जनरल स्टडी, बातें हमको आनी चाहिए। यहाँ पे केवल आम के आम लो, गुठलियों के दाम के चक्कर में मत पड़ो कि डायग्राम भी आधे घंटे बना के फिर दिखाएं। एकदम कोशिश करेंगे तो वैसा ही बन जाएगा, मतलब नहीं है। गूगल बाबा जिंदाबाद है, वहाँ देख लेंगे। अंतःकरण में, अंतःकरण क्या है दिमाग में हमेशा रखो कि एक द्रव से भरा, अभी बताया ना कौन है ये। अरे मतलब दूर रखे हैं, सोए नहीं हैं। क्या दूर रखे हैं? शिवा सो गया, अच्छा। दूर रखे हैं, सोए नहीं हैं, तो पास रखो ना। कल क्या बोला था क्लास में कि रईसी नहीं दिखानी है। उठ के मोबाइल को पास रखो, कॉपी पेन रखो और लिखो। अब लिखना शुरू हो रहा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे तो अभी रिवीजन चल रहा है, बढ़िया है, अब लिखना शुरू करेंगे। तो अंतःकरण में क्या है? यह द्रव से भरा हुआ, यह द्रव से भरा हुआ, अभी बताया ना कि इसमें द्रव होता है जो कंपन करता है। तो यह द्रव से भरा हुआ एक संरचना है, एक संरचना है जिसे लेबिरिंथ कहा जाता है, जिसे लेबिरिंथ, अब आपका हाथ चलना चाहिए, लेबिरिंथ कहा जाता है। रिकॉर्डिंग्स देखें बाद में, उसमें समय लगेगा, तो बेहतर यह है कि साथ साथ चलो। रिकॉर्डिंग तो रिवाइज के लिए है। यह द्रव से भरे एक संरचना, द्रव से भरा एक संरचना है जिसे लेबिरिंथ कहा जाता है। लिख रहे हो सभी लोग? कोई ऐसा जो नहीं लिख रहा है? हाँ, फोन भोलाराम पर है और शिवा रूम पर है। इतनी दृष्टि मजबूत हो गई है इनकी, मत करो भैया ऐसा। इसके बाद एक लाइन और लिख लो। यह खोपड़ी के पेरियोटिक अस्थि, यह खोपड़ी के, प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछता है तो कुछ भी पूछ सकता है। यह खोपड़ी के, खोपड़ी कल भी बात हुई थी कि क्या होता है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक खोपड़ी है। कपाल अलग है, ये कपाल केवल 8 अस्थियों का बना हुआ है। तो यह खोपड़ी के, और खोपड़ी का अस्थि का नाम कल भी बताया था, पेराइटल, ये वाली, ये दोनों तरफ जो पेराइटल है। तो यह खोपड़ी के पेरियोटिक अस्थि, खोपड़ी के
पेरियोटिक अस्थि के पेट्रस नामक, बोर्ड पर क्लियर दिखाई दे रहा है ना, बोर्ड पर क्लियर दिखाई दे रहा है जिससे आप लिख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बस ठीक है। पेरियोटिक अस्थि के पेट्रस भाग में सुरक्षित होता है, कि पेट्रस गुहा है, ये भी है, तो पेट्रस गुहा में सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। देखो फायदा क्या है कि ऑनलाइन क्लास में आपको बोर्ड पर देखने में दिक्कत नहीं जा रही है, ऑफलाइन में जाती है। याद करो, जैसे ही ऑफलाइन में थोड़ा छोटा लिखना शुरू करता हूँ, थोड़ा क्या ऐसा ही लिखना शुरू करता हूँ तो बोलते हैं पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास ही बोर्ड है तो दिक्कत नहीं हो रही है। अब देखो जो ये लेबरिंथ होता है ना, समझना थोड़ा ध्यान से, लेबरिंथ की जो संरचना होती है, अब वो संरचना तो बनाना बड़ा मुश्किल काम है, तुम बस ये समझो कि लेबरिंथ की जो संरचना बड़ा जटिल होती है, अभी दिखाऊंगा मोबाइल के माध्यम से। ये लेबरिंथ जो है ना, इसमें तुम लोगों को मैं पढ़ाया था, याद करो, फाइबर ऑप्टिक्स याद है क्या कितने लोगों को? फाइबर ऑप्टिक्स, या फिर मैंने बताया था कि समाक्षीय केबल, बताया था ना कि एक केबल है, उसके नीचे एक और केबल है, और दोनों का जो अक्ष है वो क्या है? समान है, समकेंद्रीय है, ऐसे। तो बस समझ लो कि जो हमारा एक नली के नीचे दूसरी नली लगी हुई है, वैसा ही इसमें भी होता है। अंतःकरण की जो संरचना होती है, उस संरचना का ऊपर का भाग अलग होता है, नीचे का अंदर भाग अलग होता है। तो इसलिए अभी डायग्राम में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो लिखेंगे क्या? लेबरिंथ दो प्रकार के होते हैं, तो दो डायग्राम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं। लेबरिंथ दो होते हैं, मतलब दो तरीके से संरचना बनी है। पहला क्या है? अस्थिर लेबरिंथ। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? ऊपरी भाग को, लेबरिंथ का जो ऊपरी भाग, यहां समझो बात को, जैसे मैं ये बता रहा हूं, एक नली है और इसके जस्ट ऊपर एक और नली है। तो अब होगा क्या? इस नली में एक लिक्विड भरा होगा, ये जो नली है ना, इसमें एक द्रव भरा होगा और एक द्रव भरा होगा इनके बीच वाली जगह में, इसमें। और ये तो हमने पूरा मानव शरीर में देखा, हर जगह कहीं द्रव की बात आ रही थी। फेफड़े में भी प्लूरा द्रव के बारे में बात किए थे, हार्ट में भी किए थे, किडनी में भी किए थे, हर जगह किए थे। तो ये अंदर वाला द्रव कुछ और रहेगा और ये बाहर वाला द्रव कुछ और रहेगा। ये अंदर वाला भाग का नाम कुछ अलग है और बाहर वाला जो ये भाग है इसका नाम अलग है। इसका नाम है क्या? अस्थिर लेबरिंथ। और नीचे वाले का नाम क्या है? झिल्ली लेबरिंथ। तो इसका नाम है, ऊपरी भाग को अस्थिर लेबरिंथ कहते हैं, अस्थिर लेबरिंथ, अस्थिर लेबरिंथ कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर वाला भाग है उसको हम बोलते हैं झिल्ली नुमा, या झिल्ली कला भी बोल लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे। झिल्ली नुमा नहीं बोलना है तो कला बोल देना, कला, झिल्ली नुमा या कला लेबरिंथ, झिल्ली नुमा या कला लेबरिंथ। लेबरिंथ क्या? अंतःकरण को ही लेबरिंथ कहा जा रहा है और उसके बड़ी संरचना है। तो अभी हम ऐसे छिलके वाइज देख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कुछ भाग ऐसे आगे बनेगा जिसमें 3 गोला बने रहेंगे, अर्धगोला, और उसके बाद फिर ये लेबरिंथ, तो फिर जाके इधर ये ऐसे मुड़ा रहेगा। जैसे कभी तुम लोग ये देखे हो, क्या बोलते हैं, सीप, सीप, सीप देखोगे ना, या फिर रेत, रेत जब घर पे आता है ना, रेत खेत बनवाने, जब सॉरी खेत क्यों बनवाएगा रेत से कोई, घर बनवाने के लिए रेत आता है, तो उस रेत में शंख जैसा कुछ मिलता है, ऐसे बड़े बड़े शंख जैसे, बहुत से लोग उसको खाते भी हैं। तो शंख, शंख देखोगे तो ऐसे गुरचा हुआ रहेगा ना, तो वो शंख जैसा संरचना रहती है हमारी। तो निचले भाग को क्या बोलते हैं? झिल्ली नुमा कला या लेबरिंथ।
अब ध्यान आपको ये रखना है कि अगर इंग्लिश में इसको बोलना है तो इसको बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। मैं देवनागरी ही लिख रहा हूँ, इंग्लिश बोनी लेबिरिंथ। बोनी मतलब अस्थिल, बोन से बना हुआ है। लेबिरिंथ, चलते रहेंगे आप लोग साथ। कहीं भी कोई समस्या हो तो भूपू बजा दीजिएगा। बोनी लेबिरिंथ बोलते हैं क्योंकि बोन का बना है, अस्थिल है, थोड़ा हार्ड है, और ये झिल्ली से बना हुआ है, मतलब सॉफ्ट है, तो इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस, इसका नाम होता है। बस देवनागरी लिख रहा हूँ, इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी माध्यम में आपको अगर लिखना भी कभी होगा तो ऐसे लिखना होगा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब आपको दिमाग क्या रखना है कि ये बाहरी वाला ऐसा भाग है, नीचे वाला भाग ये है, दिमाग में रखेंगे। पूछ लेगा कि अंतःकरण के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, तो अस्थिल लेबिरिंथ। जो पाइप जैसा नुमा उसका संरचना है, उसका निचला भाग क्या है, अंदर वाला भाग क्या है, झिल्ली नुमा लेबिरिंथ। अब दिमाग में रखना है आपको कि जो मेम्ब्रेनस वाला है, ये देखो, ये बताया था ना कि यहाँ पर द्रव भरा हुआ है नीचे वाले में, तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में एक द्रव भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, और लिक्विड का ही तो काम है, कंपन होगा, तो एक लिक्विड भरा रहेगा। उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। इस द्रव का नाम होता है एंडोलिम्फ। लिम्फ आपको पता ही है, याद करो, लिम्फ लसिका तंत्र पढ़ाया था, वही लिम्फ की बात आ रही है। नाम बस देवनागरी में लिख सकते हो, एंडोलिम्फ। तो इस द्रव का नाम क्या है, एंडोलिम्फ। ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, आप पूरा चाहो तो लिख लेना, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिससे एंडोलिम्फ कहा जाता है। अब बच गया इन दोनों के बीच वाली जगह, यह है मेम्ब्रेनस वाला, और ऊपर वाला हो गया क्या, अस्थिल वाला। इनके बीच भी जगह बची हुई है, तो इनमें घर्षण ना हो, इनके दिक्कत ना हो, आसानी से चलते रहे, काम करें ये। इसलिए इनके बीच में, तो आप तीर ऐसे चाहो तो जोड़ के लिख सकते हो कि इनके बीच के स्थान में, इनके बीच के स्थान में, गुहा भी बोल सकते हो, आपको पता है कि गुहा का मतलब क्या है, पढ़ा चुका हूँ। इनके बीच के स्थान में, इनके बीच के स्थान में पेरीलिम्फ नामक द्रव भरा होता है। पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ नामक द्रव भरा होता है, द्रव भरा होता है। तो पूछ लेगा पेरीलिम्फ नामक द्रव कहाँ भरा होता है, तो अस्थिल और झिल्ली नुमा लेबिरिंथ के बीच में। याद करो, जब मैंने आप लोगों को तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था तो ब्रेन में भी बताया था और मेरु रज्जु में भी बताया था कि सुरक्षा के लिए एक द्रव होता है। उस द्रव का नाम क्या था, उस द्रव का नाम था सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। अगर आप ध्यान रखे हों तो उसका नाम मैंने बताया था सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। तंत्रिका तंत्र में जाकर देखिएगा, 2-3 जगह इसकी जरूरत पड़ी थी, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। तो ये ठीक वैसा ही होता है, पेरीलिम्फ जो होता है ना, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव जैसा होता है, जैसा होता है। हर माइनर चीज को देख ले रहे हैं जो एग्जाम में कभी पूछा आ सकता है, और हमें लगे कि अगली बार फिर पढ़ना चाहिए, तो एक ही बार थोड़ी देर पढ़ लेते हैं कि पूरी बात आ जाए। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगर आ गई तो उधर वाला मिटाऊंगा, रिकैप को मिटाऊंगा, और रिकैप को मिटाने के लिए अनुमति अगर आप लोग दे रहे हैं तो भोंपू बजाइए, ठीक है। मैं इस बात को मिटा रहा हूं क्योंकि रिकैप तो ऑलरेडी क्लास में हो चुका है और हमें जगह पड़ रही है, और भी ये वाला फाइबर समझ में आ गया है ना, इसको मिटा दे रहा हूं। अब थोड़ा देखो कान की संरचना, इसका जब मैं रिकॉर्डेड वर्जन अगर डालूंगा ना तो उस पे कान के सारे डायग्राम भी लगा दूंगा। आज अभी बना नहीं रहा हूं, समय लगेगा। क्या करना है अब समझो। जैसे याद करो कि आंख पढ़े थे, तो हमारी आंख का पूरा संरचना अगर ऐसे एक डायग्राम से बनाए, याद करो, और यहाँ पे लेंस लगा दे रहे थे, तो लेंस के लगने से 2 चेंबर बन जा रहे थे, 2 भाग बन जा रहे थे, याद है ना। एक का नाम अग्रवैषम्य था, कल ऑफलाइन क्लास में पूछा भी था, अग्रवैषम्य, और दूसरे का नाम क्या था, पश्चवैषम्य। बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है।
यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो हमारा अंतःकरण है वो दो भागों में बटा रहता है। अंतःकरण जो रहता है वो देखो एक संरचना उसकी ऐसी रहती है, ये ऐसे गया और यहाँ जाके ऐसे, यही कोकलिया यहाँ बनाता है, ऐसे घोंघा जैसा ऐसे मिल जाता है तो ये कोकलिया हो जाता है। दूसरी संरचना जो होती है वो संरचना यहाँ पे थोड़ी सी फूली हुई मोटी रहती है, फूली फूली संरचना ऐसे दिखाई देगी, जैसे लगेगा कि, याद करो लिम्फ में बताया था कि लिम्फ नलिकाएं जाके जहाँ फूल जाती हैं वहाँ पे लिम्फ नोड बनता है। याद आ रहा है कि लिम्फ की हमारी नलिकाएं, लिम्फ नलिकाएं जहाँ जहाँ जाके फूल जाती हैं उसको क्या बताया था, लिम्फ नोड नाम दिए थे हम। बस समझ लो वैसे ही कि ये नलिकाएं यहाँ फूली हुई हैं और यहाँ पे तीन अर्धवृत्ताकार, एक तरीके से तीन अर्धवृत्ताकार क्या बनता है, ऐसे गोला वृत्त बनता है, तीन अर्धवृत्ताकार संरचना बनती है और यही समकोण पर घूम के ऐसे लगभग समकोण पर घूम के आके फूल जाते हैं। ऐसे समकोण पर ये आके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो रहते यही हैं। ऐसे संरचना हमारी लगभग अंतः होती है। हम मानक पे चल रहे हैं कि ऐसी संरचना होती है कि ये देखो ये संरचना इतनी दिख रही है ना जो यहाँ तक, इसको बोलते हैं अग्रवेश्म। इतनी संरचना जो होती है इसका नाम क्या होता है, अग्रवेश्म। और पीछे यहाँ से लेके जो यहाँ तक संरचना होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, पश्चिमवेश्म। ठीक है, अंतःकरण कुछ इस टाइप का होता है, लिक्विड भरा होता है इसमें। तीन, एक अर्धगोला जैसा ये बना, एक अर्धगोला जैसा ये बना, एक छोटा सा यहाँ बनता है। ये तीनों निकले यहीं से हैं और यहीं से घूम के फिर यहीं आ जाते हैं। जब घूम के आते हैं तो थक जाते हैं, घूम के व्यक्ति जब थक जाता है ना तो आके लेट जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है चारों तरफ से, कहीं से घूम के आता है तो फैल जाता है आदमी। तो वैसे ही ये यहाँ से ऐसे घूमने गई ये राजवाड़ा खंडवा का घूमते 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 फिर यहीं आ गई, तो अब थक गई तो फैल गई, मोटी हो गई, थक गई तो फैल के मोटी यहाँ हो गई। फिर ये भी ऐसे ही घूम के समकोण पर आई तो ये भी फैल के मोटी हो गई, ये भी ऐसे घूम के आया तो ये भी फैल के मोटी हो गया। तो ये मोटी मोटी संरचना का नाम कुछ और देंगे और इनको कुछ और बोल देंगे। इधर वाली संरचना में देखो ये पाइप वही है, इसमें भी वो है, पाइप है ऐसे, और जाके अंदर यहाँ पे ऐसे जैसे लगता है कि कीप वो बना लिया, जो शंख होता है ना या सीप होता है, सीप जैसा घूम गया है, तो इसको कोकलिया बोलते हैं। ये इतनी संरचना को क्या बोलेंगे, कोकलिया। इतनी बात समझ में आई क्या? बेसिक लेवल पे डायग्राम हमें जिस्ट समझना है, ठीक है। तो अब लिखते हैं, लिखो, लेबरिंथ में दो चेंबर भी पाए जाते हैं। अगला डायग्राम बनेगा लेबरिंथ के अच्छा देखो अभी कैसे भाग हम कर रहे थे, अभी एक पाइप लेकर, जैसे ये मार्कर है ना, तो मार्कर का ये ऊपर वाला एक पाइप हमने अस्थिर लेबरिंथ देखा, और जो नीचे वाला पाइप है इसका नाम क्या देखा, झिल्ली या झिल्ली नुमा लेबरिंथ। तो अभी हम इसी बात को ऐसे छिलके में देख रहे थे, ऊपर से छिलका हटा के देख रहे थे, और अब हम इसके भाग को देख रहे हैं कि इतना कैप वाला भाग कुछ और है और कैप के बाद वाला भाग कुछ और है। तो हम लोग ऐसे में देख रहे हैं, भाग के तौर पे देख रहे हैं, पहले ऐसे छिलका हटा के देख रहे थे। तो लिखो लेबरिंथ के चेंबर या वेश्म खंड, लेबरिंथ के चेंबर या वेश्म या खंड। तो लेबरिंथ में क्या होते हैं, दो चेंबर पाए जाते हैं, दो भाग में बांटते हैं। लेबरिंथ में दो वेश्म पाए जाते हैं, वेश्म मतलब चेंबर। लेबरिंथ में दो चेंबर पाए जाते हैं। एक चेंबर, जो एक चेंबर रहता है उसका नाम हम देते हैं क्या, यूट्रिकुलस। उसका नाम अग्र न बोलकर यहाँ बोलेंगे क्या, यूट्रिकुलस। और दूसरा होता है सैकुलस, यूट्रिकुलस और दूसरा सैकुलस। कौन सा, तो दिमाग में रखो, ये वाला भाग जो है क्या है, यूट्रिकुलस, और ये वाला भाग क्या है, सैकुलस। ये यूट्रिकुलस और ये सैकुलस। अब ध्यान रखो कि यूट्रिकुलस जो होता है, ये यूट्रिकुलस ये अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ये अपेक्षाकृत मतलब किसके, इसकी तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा होता है,
या बड़ा संरचना है, देख ही रहे हो, देख के ही समझ में आ रहा है कि यह अपेक्षाकृत बड़ा संरचना है या संरचना में बड़ा होता है, जबकि सैकुलस जो होता है ये क्या होता है, छोटा होता है। देख ही रहे हो, सैकुलस छोटा होता है और यही सैकुलस से आपको एक चीज़ निकलेगी, सैकुलस छोटा होता है तथा सैकुलस, क्लियर है? हाँ, यहाँ से तो सब क्लियर है, बाकी आप देखो सैकुलस के आगे एक चीज देखेंगे, इसका पिछला भाग एक स्प्रिंग नुमा संरचना से जुड़ा होता है। इसका पिछला भाग यही स्प्रिंग नुमा जो ऐसे घूम जा रहा है ना, ऐसे घूम जा रहा है स्प्रिंग जैसा, तो इसकी या इसका पिछला संरचना, इसका पिछला संरचना एक स्प्रिंग नुमा, एक स्प्रिंग नुमा संरचना से जुड़ा होता है। पिछला भाग लिखो, अच्छा लगेगा। इसका पिछला भाग एक स्प्रिंग नुमा संरचना से जुड़ा होता है, संरचना से जुड़ा होता है, जिसे कॉक्लिया कहते हैं। कल बताया था इसके बारे में कि मुख्य काफ़ी इसका भी रोल है, जिससे कॉक्लिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में, सिर्फ लिखने का अंतर है। कॉक्लिया क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर नहीं दिखे तो आप बताइएगा, मार्कर बदल दिया मैंने। जिसे कॉक्लिया कहते हैं, जिसे कॉक्लिया कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आया? इतनी बात में अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। शिवा प्यासी, विकास ठाकुर, ठीक है, मतलब इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसमें हमें क्या देखना है ये समझो कि सैकुलस जो है इसमें हम कॉक्लिया कहते हैं। अब ये कॉक्लिया सैकुलस के जिस स्थान पर जुड़ता है, ये कॉक्लिया, ये पूरा सैकुलस है ना, पूरे को सैकुलस, लेकिन सैकुलस में एक भाग कॉक्लिया, तो लिखो ये कॉक्लिया सैकुलस के जिस भाग पर जुड़ता है, ये कॉक्लिया सैकुलस के जिस भाग पर जुड़ता है, जिस भाग पर जुड़ता है, ये कॉक्लिया सैकुलस के जिस भाग पर जुड़ा होता है, उसे रीयूनियंस ट्यूब कहते हैं। उसे जुड़ता है उसे रीयूनियंस ट्यूब कहते हैं। अब एक होमवर्क बता दो मुझे, एक द्वीप है रीयूनियन द्वीप, किस महासागर में है? एक द्वीप आता है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो शायद आप लोग पढ़े हो तो बताओ, नहीं पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ोगे। रीयूनियंस द्वीप किस महासागर में है और किस देश का इस पर शासन चलता है? रीयूनियंस द्वीप, रीयूनियन बोल देते हैं उसको, ये बहुवचन नहीं लगाए तो। बताएगा कोई? जो बताएगा उसको एक चाय का प्राइज है। अगर कोई बताता है तो एक चाय का प्राइज है। नहीं, मुझे पिला दो, मैं बता दूंगा। हिंद महासागर, किस देश का शासन है उस पर? नहीं, हिंद महासागर से थोड़ी नहीं पिलाऊंगा, किसका शासन है? चलो कल की क्लास में बताना मुझे, क्लास को मोड़ नहीं रहे दूसरी तरफ। रीयूनियंस ट्यूब कहते हैं। और इसके पीछे एक और ट्यूब रहती है, क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच, बढ़िया है। बाकी लोग फिर एक बार इसका चर्चा देखना गूगल करके, आज तो गूगल का ज़माना है। इसके पीछे भी एक ट्यूब रहती है, दिमाग में रखो। ये जो है ना, इसके पीछे ये जो जिस ट्यूब से जुड़ा है उसके नीचे ट्यूब रहती है, पूरा संरचना बन नहीं पा रहा है तो लिखो इनके पीछे एक ट्यूब होता है जिसे एंडोलिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। इनके पीछे,
इनके पीछे भी एक नली या एक ट्यूब होता है, एक नली होती है या होता है, एक नली होती है जिसे एंडोलिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। डक्ट मतलब नलिका ही होता है, कई बार डक्ट सुन चुके हो आप लोग, जिसे एंडोलिम्फेटिक डक्ट, नलिका, कैनाल, डक्ट कहते हैं। तो सैकुलस में इतना दिमाग में भी रखो कि सैकुलस यूट्रिकुलस से छोटा भाग होता है, अंतः की बात है, ये देख रहे थे आप। इसका पिछला भाग, ये जो पिछला भाग है स्प्रिंग नुमा संरचना बनाता है, उस स्प्रिंग नुमा संरचना को कॉक्लिया, कुछ लोग कॉक्लियर नलिका, कॉक्लियर डक्ट बोलते हैं। ये कॉक्लिया सैकुलस के जिस भाग पर जुड़ता है, यही सैकुलस के जिस भाग पर जुड़ता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, जिस भाग पर ये सैकुलस से जुड़ेगा उसको हम रीयूनियंस ट्यूब बोलेंगे। और इनके पीछे भी एक ट्यूब रहती है जिससे एंडोलिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। सैकुलस के लिए अभी इतना रखना है हमको, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करनी है। सर रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? आपको रिकॉर्डिंग का ही टेंशन है ना, लाइक टाइम पर आओगे नहीं और आते ही रिकॉर्डिंग तुमको समझ में आएगी। लाइव क्लास लो, रिकॉर्डिंग क्या है? खैर रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग ऑन है, लेकिन अब रिकॉर्डिंग का मतलब नहीं, ऑनलाइन क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास। सब कुछ तो बोल के लिखवा रहे हैं तो लिखिए। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर फिर लगता है कि एक बार और रिवाइज करना है तो कर सकते हैं। बाकी समझना तो आपको पूरा यही है, नहीं समझ में आए पूछो आप। मैं इसको मिटा रहा हूँ, बोलो जल्दी हैंड रेज करो, यहाँ से दिख नहीं रहा है मुझे, लैपटॉप में स्क्रीन चमक रही है। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। यूट्रिकुलस पे बात करते हैं, यूट्रिकुलस पर बात करते हैं। यहाँ क्लास में जितनी बात आपको नहीं समझ में आए सब पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। कमेंट करो और भोपू बजाओ। धोखा हो गया सर आज। कैसा धोखा हो गया भैया? किसने दिया धोखा? किसने दे दिया? चलो तो अब यूट्रिकुलस की बात कर लेते हैं कि यूट्रिकुलस में क्या है। बस अब धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, क्योंकि यूट्रिकुलस में अपेक्षाकृत बड़ा भाग है और इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे, यही बताया ना, ये अर्धवृत्ताकार 1 2 3, 1 2 3। तो लिखेंगे इसमें 3 अर्धवृत्ताकार, इसमें 3 अर्धवृत्ताकार। कुछ लोग बोलेंगे सर पूरा ही वृत्त है। भैया पूरा वृत्त नहीं दिख रहा है, देखो आधा ही है। अब मैं ढंग से नहीं बनाया, वैसे आधा ऐसा लगता है कि हेमिस्फीयर मतलब आधा वृत्त जैसा बनाता है। इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं निकलती हैं। इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं निकलती हैं। अर्धवृत्ताकार नलिकाओं को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल। कैनाल मतलब नहर होता है, कल भी बताया था ना, लेकिन नहर नहीं है ये, नहर ही छोटी नहर है कान का। इंग्लिश में अगर बोलना है तो इसको क्या बोल सकते हो? सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ध्यान रखो कि इसमें से 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं निकलती हैं जो लगभग समकोण पर मुड़कर, बताया ना कि समकोण पर ऐसे घूम के आती हैं, थक के यहाँ फूल जाती हैं, ऐसे फूल जाती हैं यहाँ। तो इनकी संरचना अलग देखेंगे हम, जो लगभग, अच्छा ठीक है, पाई जाती हैं। पहले तीनों का नाम लिखो, पहले तीनों का नाम लिखो, फिर आगे लिखेंगे। तीनों का नाम लिख लेते हैं। पहले का नाम क्या है? नाम अब है तो अर्धवृत्ताकार ही, इनके नाम को छोड़ो, नाम पे अपन जाएंगे तो क्लास खिंच जाएगा और वो नीट के लिए काम करेगा। नीट की तैयारी हम अपन कर नहीं रहे हैं तो छोड़ो नाम को, क्योंकि आज के तय समय में भी क्लास खत्म नहीं हो पाएगी और वो सच कहें तो एग्जाम के पर्पज से हमारे काम का ज़्यादा है नहीं। तो बस ये लिखो इसके आगे कि ये नलिकाएं लगभग समकोण पर मुड़कर
जो हमारे काम का है वही पढ़े। ये नलिकाएं लगभग समकोण पर मुड़कर या घूमकर कहीं जाती नहीं है, वहीं घूम के फिर आ जाती हैं। समकोण पर घूमकर पुनः यूट्रिकुलस में ही खुलती हैं। इस भाग का नाम क्या है? यूट्रिकुलस। पुनः यूट्रिकुलस में ही, एक मिनट मार्कर थोड़ा बदलें, पुनः यूट्रिकुलस में ही खुलती हैं, पुनः यूट्रिकुलस में ही खुलती हैं। और जब ये यूट्रिकुलस में खुलती हैं तो उस समय क्या होती हैं? खुलती हैं, लिखो, इस समय ये फूल जाती हैं। इस समय ये फूल जाती हैं। इनका जो भाग आता है, खुलता है इधर, ये खुला हुआ भाग फूल जाता है, फूल जाती हैं। जिन्हें फूल जाएंगे तो इनका नाम क्या देंगे? जिन्हें एम्पुला कहते हैं। जिन्हें एम्प्यूला कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग केवल एम्पुला बोलते हैं, दोनों सही है। कुछ किताबों में भी मैंने देखा है एम्पुला, कुछ किताबों में एम्प्यूला। तो ध्यान रखना कि एम्प्यूला क्या है, तो क्या बोलेंगे? यूट्रिकुलस की 3 जो नलिकाएं हैं, वो तीनों नलिकाएं समकोण पर फूल के जब आके फिर से यूट्रिकुलस में ही खुलती हैं तो उस फूले हुए भाग को हम क्या बोल देते हैं? एम्पुला। तो उस फूले भाग का नाम होता है एम्पुला। अब ध्यान रखना है आपको कि एम्पुला जो है, ये जो फूला हुआ भाग है, अगर इस फूले हुए भाग को हम देखें, ये जो फूला हुआ उनका भाग है, इस फूले हुए भाग को देखेंगे तो इसमें कई चीज़ें पाई जाएंगी, लिक्विड भी पाया जाता है। तो दिमाग में आपको रखना है कि एम्पुला के आंतरिक दीवार, एम्पुला की आंतरिक दीवार, जो इसकी आंतरिक दीवार होती है, ये थोड़ी उभरी हुई ऐसे होती है। एम्पुला की आंतरिक दीवार उभरी होती है, ऐसे फूलते हैं ये। तो एम्पुला की आंतरिक दीवार, एम्पुला की आंतरिक दीवार उभरी हुई होती है, उभरी हुई होती है। एम्पुला की आंतरिक दीवार उभरी हुई होती है, जिसे श्रवणकूट या संवेदी कृष्णा बोलते हैं। याद रखिएगा, जिसे श्रवणकूट या संवेदी कृष्टा, जिसे या संवेदी कृष्टा, कृष्टि जैसी संरचना, तो संवेदी कृष्टा कहते हैं। सेंसरी कृष्टा, इंग्लिश में लिखना है तो बस इतना ही अंतर है, संवेदी को सेंसरी कृष्टा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एम्पुला को अगर हम खोल कर देखें, अगर एम्पुला को आप काट सकते हैं निकाल कर, तो एम्पुला को खोल के देखेंगे आप, जो ये फूले हुए भाग हैं, तो उनके दीवारें जो रहेंगी उभरी हुई रहेंगी। उनकी दीवारें ऐसे उभार ली हुई हैं और उन उभरी हुई भाग को हम क्या बोल देते हैं? तो श्रवणकूट या सेंसरी कृष्टा, संवेदी कृष्णा। कुछ लोग इसको ऑकस्टिक रिज भी बोलते हैं। जो श्रवणकूट है इसी का नाम देते हैं कुछ लोग क्या? ऑकस्टिक या ओकोस्टिक रिज। रिज आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, रिज। द ग्रेट कौन सी रिज है? जो अटलांटिक में है। टाइम से ही लगाया था, बिजी कॉल आ रहा था। अच्छा, ठीक है। कृष्णा जी कॉल किए थे हर्षवर्धन को, बट आपका कॉल बिजी था। अब आप सुबह सुबह उठ के बात कर रहे हैं यार, पता नहीं कहाँ। ये तो हालत है आपका। अब समझो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो ये श्रवणकूट जो है ना, इस श्रवणकूट, इसको संवेदी कृष्णा बोलते हैं, क्योंकि है तो ये क्या, श्रवणकूट को बोल रहे हैं संवेदी कृष्टा। संवेदी समझ ही रहे हो, ये संवेदन करता है ध्वनि का, तो संवेदी कृष्टा बोलते हैं। क्यों? इसका कारण है। संवेदी कृष्टा बोलने का कारण आप डायग्राम में ही बनाते चलो। संवेदी कृष्णा बोलने का कारण क्या है? तो कारण दिमाग में रखो कि इनके ऊपरी भाग में या इनके जो उभार हैं,
ये इनके दीवारों पर या इनके सिरों पर बोल लो, इन पर लिखेंगे कारण क्या है, क्योंकि इन पर अति सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, अति सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं, अति सूक्ष्म रसांकुर आप लोग पाचन तंत्र में पढ़े थे, याद करो। अति सूक्ष्म रसांकुर जिसको बोलते हैं माइक्रोविली, कुछ लोग विलाई पढ़ते हैं। रसांकुर याद करो, हमारी छोटी आंत में रसांकुर पाए जा रहे थे, बड़ी आंत में भी रसांकुर हैं जो भोजन को अवशोषित करने का काम कर रहे थे, उंगली नुमा। तो वैसे ही छोटे छोटे बाल जैसे संरचनाएं उभरी हुई रहती हैं, उसको बोलते हैं रसांकुर, क्योंकि इन पर अति सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं। और इन रसांकुरों को हम क्या बोलते हैं, स्टेरियोसिलिया की संज्ञा भी दी जाती है। इन रसांकुरों को स्टीरियोसिलिया, आँख से थोड़ा आपको ये शब्द इसमें टफ लग रहे होंगे, क्योंकि आँख वाले में उतने टफ शब्द नहीं थे, जिसे स्टीरियोसिलिया भी कहते हैं। बट एक दो बार देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। बातें हम वही कर रहे हैं जो काम की हैं। स्टीरियोसिलिया कहते हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोसिलिया। ये जैसे पेट में, आंत में रसांकुर क्या कर ले रहे थे, भोजन को ग्रहण कर ले रहे थे, भोजन को अवशोषित कर ले रहे थे वो रसांकुर, वैसे ही यहाँ पर जो ये रसांकुर है ना, छोटे छोटे ऐसे विली धागे बने हुए हैं। अभी डायग्राम गूगल पे दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये जो रसांकुर बने हुए हैं, ये रसांकुर क्या करते हैं, ये जो भी ध्वनियाँ यहाँ से जा रही हैं उन ध्वनियों को ग्रहण कर लेते हैं, मूव होते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं ध्वनि के हिसाब से, और उसको ध्वनि को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इनको हम संवेदी कृष्णा भी बोलते हैं, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं, क्योंकि इन पर अति सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं। इन रसांकुरों को बायो की भाषा में स्टीरियोसिलिया बोलते हैं। सिलिया समझ ही रहे हो, रोमाभी चीज़ों को सिलिया, तो बाल जैसी चीज़ें रहती हैं, ये सिलिया कहते हैं। अब यहीं पे एक नोट लिख लो, जहाँ ये लिखे हो ना अभी, ये क्योंकि इन पर अति सूक्ष्म, यहीं पे एक नोट डालो, NOTE करके नोट डालो, और नोट में लिख लो, क्योंकि हमें डिटेलिंग नहीं करना है। तो यहाँ एक बात समझनी है आपको, नोट में पहले लिखो फिर बता रहा हूँ। बोले नोट में लिखो थोड़ा सा, फिर बता रहा हूँ। बोलो भाई, एक बार पढ़ देता हूँ, किसी ने नहीं लिखा हो तो। वैसे तो आप लोग कॉपी मांग के लिखिएगा और रिकॉर्डेड पे लिखिएगा, समय क्लास का ज़्यादा हो जाता है। तो मैं बोल चुका हूँ, आप यूट्यूब पे डाल दूंगा, चाहे तो आप वहाँ देख लीजिएगा। देखो, स्टीरियोसिलिया कहते हैं। नोट में क्या लिखना है समझो, नोट में पहले लिखो जिस प्रकार एम्पुला में, ये एम्पुला में ही पाया जा रहा था ना, लिखो जिस प्रकार एम्पुला में, मतलब ये फूले हुए भाग में, जिस प्रकार एम्पुला में सेंसरी क्रिस्टा पाई जाती हैं। देखो, जिस प्रकार एम्पुला में संवेदी कृष्णा पाई जाती हैं, संवेदी क्रिस्टा पाई जाती हैं, बार बार कृष्णा निकल जाता है मेरे मुंह से, संवेदी क्रिस्टा पाई जाती हैं, ठीक वैसी ही संरचना यूट्रिकुलस और सैकुलस में भी पाई जाती हैं। इनकी दीवारों पर भी पाई जाती हैं, ठीक वैसी ही संरचना यूट्रिकुलस और सैकुलस में भी पाई जाती हैं, ठीक ऐसी ही संरचना यूट्रिकुलस और सैकुलस में भी पाई जाती हैं, परंतु वहाँ उन्हें मैकुला के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि एम्पुला में संरचना कहला रही है श्रवणकूट या संवेदी क्रिस्टा, ठीक वैसी ही जैसे इसमें बाल हैं, रसांकुर हैं, सारी चीज़ें वही पाई जाएंगी इन दोनों की दीवारों में भी, और उनको हम बोलते हैं मैकुला। तो ये बात ऐसे ही आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको मिटाऊंगा मैं, और आज इसका मैं
पिक ले नहीं पा रहा हूँ, पहला पिक तो खराबी हो गया है, तो इसको आप लोग इसको पक्का यूट्यूब पे डालूंगा तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि पहला वाला जो समझाया था डायग्राम उसका पिक लेना भूल गया। इसका तो ले ले रहा हूँ, बट आप लोग कॉपी में बना ही रहे हो तो कोई समस्या है नहीं। अब इसके आगे की बात करेंगे, इसको मिटाता हूँ पहले। टाइम कितना हो गया है? टाइम हो गया है, अरे मोबाइल क्या हो गया, ऑफ हो गया क्या? एक मिनट, क्योंकि अगली क्लास का भी समय देखना है, रोज दिक्कत नहीं कर सकते। 6:35 हो गया है, 5-7 मिनट और पढ़ो, जो बच जाएगा उसको बाद में देख लेंगे। देखो अब इसको मिटा रहा हूँ और थोड़ा सा 5-7 मिनट की क्लास और लेंगे, और थोड़ा बहुत बच भी गया, इसके रोग वगैरह बच गए तो कल देख लेंगे। इतनी बात आप तैयार करके रखना। क्या समझना है? देखो तो ध्यान रख लेना कि जो ये मैकुला है और संवेदी कृष्णा है, मैकुला अभी मैकुला समझ गए, और दूसरा है संवेदी कृष्णा, संवेदी कृष्टा, संवेदी कृष्णा, सेंसरी कृष्टा, ऐसे बोलेंगे सेंसरी, सेंसरी बोल रहा हूँ, ससुरी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ लोग अभी नींद में होंगे, ससुरी कृष्णा लिख लेंगे, बाद में पीटे भी जाओगे। सेंसरी कृष्टा, ठीक है। तो सेंसरी कृष्टा और मैकुला, इन दोनों में क्या होता है, कुछ अनुलंबन, इन दोनों में अनुलंबन कोशिकाएं होती हैं। अनुलंबन से आपको समझ में आ रहा है, अनुलंबन कोशिकाएं होती हैं, मतलब आधार प्रदान करने वाली, बेस प्रदान करने वाली ऐसी इसमें लंबी कोशिकाएं होती हैं। जो इनका जगह बचा हुआ है ना, दीवारों पर तो हमने बात कर ही लिया, जो इसमें जगह बचा हुआ है, इस जगह पर ऐसे अनुलंबी या अनुलंबन कोशिकाएं होती हैं। और ये अनुलंबन कोशिकाएं क्या करती हैं, एक तरल का स्त्रावण करती हैं, एक तरल का स्त्रावण करती हैं, जिससे द्रव पर्याप्त मात्रा में कान में रहे, और द्रव रहेगा तो वही वाइब्रेट होगा। किससे? मेलियस पर्दे से वाइब्रेशन पहुंचेगा, किसमें? मेलियस, मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेपिस, स्टेपिस से अंतःकण में पहुंच जाएगा, और वहां पे लिक्विड वाली संरचना हमने देख ही लिया। तो तरल का स्त्राव करते हैं ये दोनों में अनुलंबन कोशिकाएं होती हैं, और दोनों ही तरल का स्त्राव करते हैं। दोनों तरल का स्त्राव कैसे करते हैं? तो एक का जो तरल स्त्राव होता है, मैकुला आपको पता है कहाँ है, तो मैकुला हमने देख लिया कि यूट्रिकुलस, यूट्रिकुलस व किसमें रहेगा, सैकुलस वाले भाग के दीवारों में है, सैकुलस। और संवेदी कृष्णा स्पेशल जो फूली हुई संरचना है एम्पुला, उसकी बात कर रहे हैं, एम्पुला में। तो इनमें एक द्रव स्त्रावित होता है, और द्रव क्या होता है, तो इसमें जो द्रव होता है ये जेली नुमा होता है। जैसे आंख में हो रहा था पश्चवेश में जेली नुमा, तो ये जेलू नुमा होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। और जेलू नुमा ये क्या करता है, मिल के सूख के थोड़ा सा एक झिल्ली बना देता है। ये सूख के एक झिल्ली नुमा संरचना बनाता है, सूख के एक झिल्ली नुमा संरचना बना देता है। इसमें से जो द्रव निकलता है, किससे द्रव निकलेगा, तरल अनुलंबन से, इस भाग से, मैकुला से। तो वो जेली नुमा रहेगा, थोड़ा गाढ़ा रहेगा, तो एक परत बना देगा, झिल्ली नुमा एक संरचना बना देता है, परत बना देता है। और उस परत को हम बोलते हैं क्या, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। उसी झिल्ली को हम बोलते हैं ऑटोलिथिक, ऑटो चलाने वाला नहीं, ऑटोलिथिक झिल्ली या मेम्ब्रेन, इंग्लिश में ही लिख रहे हैं तो मेम्ब्रेन, बस इतना दिमाग में रखना है। ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन मैकुला वाले भाग में होगा, ये दिमाग में रखो। और जो एम्पुला वाला भाग है, एम्पुला वाला भाग में भी हम देख रहे हैं कि अनुलंबन कोशिकाएं ऐसे हैं, और वो लगातार द्रव का स्त्रावण करती हैं। और वो द्रव जो होता है, उस द्रव का नाम हम बोलते हैं जली सदृश होता है, जल जैसा होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, जली। ये देखो, जैली गाढ़ा,
और ये थोड़ा तरल रहता है, जलीय नुमा, जल नुमा द्रव का स्त्रावण करती हैं ये एम्पुला में। और एम्पुला में जो द्रव नुमा स्त्रावण होता है, ये क्या होता है, संवेदी कृष्णा के चारों ओर गुंबद नुमा संरचना बनाता है। ये झिल्ली बना रही थी, ये क्या करेंगे, गुंबद, ऐसा लगेगा पहाड़ बना दिए हैं ऐसे। ये उभार है तो इसमें पहाड़ जैसा ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, पूरा ये फूला हुआ हिस्सा है तो इसमें पहाड़ जैसा गुंबद बना लेंगे। तो संवेदी कृष्णा के चारों ओर, ये संवेदी कृष्णा के चारों तरफ गुंबद नुमा संरचना बनाते हैं, गुंबद नुमा संरचना बनाते हैं। और जो गुंबद नुमा संरचना बनाते हैं ना, उसका एक नाम है, गुंबद नुमा संरचना बनाते हैं। और इसी बात को हम बोलते हैं कि ये क्या है, क्यूपुला है, क्यूपुला, इसका नाम होता है क्यूपुला। पूछेगा क्यूपुला कहाँ पाया जाता है, तो एम्पुला में। देखो नाम ही क्लियर है, एम्पुला में क्यूपुला, आसान नाम है क्या, तो जलीय नुमा द्रव निकलता है और वो द्रव गुंबद नुमा एक पहाड़ जैसा ऐसे खड़ा हो जाता है। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, क्यूपुला। इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्यूपुला तक सबको समझ में आ गया। तो अगली क्लास लेनी है, अगली क्लास को बंक नहीं कर सकते और 6:41 हो गया है। तो कल की क्लास वैसे भी रोग वगैरह इसका अगर हम पढ़ने लगेंगे तो समय लगेगा, तो इतना रिवाइज कर लेना। संरचना में अब लगभग 9 के बराबर बचा हुआ है, थोड़ा बहुत संरचना में है और जो रोग होते हैं कान के वो देख लेंगे। तो प्रीलिम्स की क्लास, मतलब ये वाली क्लास अभी हम बंद करते हैं। मेंस वाली क्लास में आप आ सकते हैं कब तक, लगभग 7:20 तक, 40 मिनट का ब्रेक ले लो, 7:20 तक मेंस की क्लास में आओ, 7:15 7:20 तक। हाँ, बट उस बीच में अगर कोई आपको इसमें दिक्कत लगी हो तो पूछो। एक बार तुम लोग जरूर करना गूगल में डायग्राम, गूगल में एक बार कान का स्पेशली पूरा डायग्राम और अंतःकरण का एक बार डायग्राम देखना, तो जो मैं बोला हूँ ऐसे आपको संरचनाएं दिखेगी, समझ में आएगा। बाकी मैं इसका जब यूट्यूब वाला वर्जन लगाऊंगा या रिकॉर्डेड वर्जन लगाऊंगा तो उसमें नीचे नीचे जहाँ जहाँ जो जो पार्ट बोला हूँ उसका डायग्राम लगा दूंगा। अब कान को निकाल कर तो देख नहीं सकते ना, तो डायग्राम ही देखना पड़ेगा। काश ऐसा होता कि अपना अपना कान निकालते और आराम से सारी चीज़ें पढ़ के फिर लगा लेते, ये सुविधा होना चाहिए था, पढ़ाई और अच्छी होती। ये कौन है सर, इंक लेना है, हाँ इंक लेना है, तो इंक अभी क्यों बताना है यार, इस, अरे भैया इतने पैदल हो गए, यहाँ इंक कैसे लूँगा मैं। जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ ना तुम लोगों का 1:30 बजे या 1 बजे से 2 बजे के बीच में, वहाँ लास्ट में छूटूंगा तो मुझे बता देना, या फिर 5 बजे भी बता दोगे तो चलेगा, अगर मैं भूला नहीं तो। अभी इंक कहाँ से लेके आ जाऊँगा। थैंक यू, आपको याद रहा इस बात का, इसके लिए आपको एक चाय दिया जाएगा जब शक्ति होगी चाय पिलाने की, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट बैच में। सेरेब्रम कम, हाँ सही बात है, इनका सेरेब्रम विकसित नहीं है, इनका सेरेब्रम कम विकसित है, लग रहा है ऐसा। तो अगली क्लास में मिलते हैं, आप लोग इसका रिवाइज करिए, एक बार पढ़ो इसको, और ठीक है, ओके थैंक यू। वैसे कौन कौन है थोड़ा देख लेते हैं एक बार, अभी मत निकलो बाहर, पता तो मुझे चले। सृष्टि दुबे है, सत्यम हर्षवर्धन आ गए हैं, कृष्णा कुशवाहा, शिवा, कुशल दांगी, रेणुका जायसवाल, वंदना, मोहित सनोडिया, अरे सनोडिया जी आज ये तो गली में चांद निकला आज। उसके बाद विकास ठाकुर, अक्षता चौधरी, महिमा मुलेवा, मोहन हरसोरा और जो भी हैं, तो ठीक है, काफ़ी लोग उपस्थिति दर्ज कराए हैं और कुछ लोग तो चांद की तरह उग गए हैं सुबह सुबह के टाइम में। अब तो 6:30 हो रहा है सुबह का, चांद खत्म होने वाला है। चांद अब सूर्य की रोशनी से नहीं दिखेगा, बट इसमें चांद दिख रहे हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।